हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो चाहे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर डिफरेंट अदर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। तो ये जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है प्री के लिए, मेंस के लिए, और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है प्री का, मेंस का, उसके लिहाज से हम चीजें आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि चीजों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे और आपको लगे कि वही चीजें हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो इसीलिए मैं क्या है किसी भी टॉपिक में एग्जैजुरेशन या फिर किसी भी टॉपिक को एग्जैजुरेटेड तरीके से नहीं समझाता हूँ। ओके, क्योंकि जो चीजें हैं सिंपली पूछी जाती है एग्जाम में और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन जो है वो आपका बेसिक्स जो लर्निंग है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का, पॉलिटी का, गवर्नेंस का, आईआर का, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको क्या है, आर्टिकल आप पढ़ते रहेंगे और न्यूज एनालिसिस को सुनते रहेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का जो जर्नी है वो एक मैराथन जर्नी है, वो ये आपका 100-200 मीटर का रेस नहीं है। इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन के साथ चीजों को पढ़ना होगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड योर गुड लक, ये तीनों चीजें जब आपके अलाइंड होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, बस आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को भी साथ में लेके चलना है। ओके, तो अगर कोई किसी का फाउंडेशन क्लियर नहीं है और बिगिनिंग से सभी चीजों को जानना चाहते हैं तो वो हमारे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 1 साल में पूरा फाउंडेशन को कवर करवा देंगे। ओके, तो सारी चीजें हम आपको बिगिनिंग से एंड तक पूरी तरीके से समझाएंगे फाउंडेशन कोर्स में, वो चाहे आपका जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ओके, और इसका आपका एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लास किया जाएगा जो आपके फर्स्ट हैंड जिनका एक्सपीरियंस है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का। इसी के साथ हम आपको सिलेबस ओरिएंटेड कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देंगे फॉर ईच पेपर। ओके, देन आपका इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो इससे जुड़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी आपके 1-to-1 मेंटोरिंग, जिसके तहत आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक तरीके से हम चीजें कवर करेंगे। फी भी काफी अफोर्डेबल है। बाकी चीजों को डिटेल्स में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट गिग वर्कर्स। ओके, तो अभी जो गिग वर्कर्स है वो क्या है, तो गिग वर्कर का जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ए पर्सन हु अर्न्स इनकम थ्रू वर्क अरेंजमेंट्स आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, तो जो आउटसाइड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जो हम आपके ट्रेडिशनल जो एक वर्क अरेंजमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके, तो उससे थोड़ा हटके है ये। और इसमें अब ऑफन क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेसिस में हायर एंड फायर किया जाता है और टास्क बेस्ड एंगेजमेंट होता है कि कितने आप पार्सल डिलीवरी की, ओके, आपने आपका डिलीवरी जो हुआ उसके ऊपर आपको रेटिंग कैसे मिली, तो इन सभी चीजों के ऊपर बेस करके आपका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है, उसी के ऊपर आपका सैलरी डिपेंड होता है। तो ये मोस्टली अगर देखें तो ये आपका क्या है, इनफॉर्मल टाइप का एम्प्लॉयमेंट है। ओके, या फिर आप जो फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कहते हैं उसमें भी इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग से क्या है, ये थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है और थोड़ा अनस्किल्ड सा वर्क है। ओके, तो इसी को कहा गया है गिग वर्कर। तो अभी फॉर एग्जांपल जो स्विगी है, जोमेटो है, इसमें जो वर्कर है, जो डिलीवरी बॉय है, जो काम करते हैं, उसी को कहा गया है गिग वर्कर्स। ओके, या फिर अगर आप और देखें तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो गिग वर्कर्स के अंदर ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ओला है, उबेर है, ओके, तो इसमें जो आपके वर्क करते हैं उनको प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। तो प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर ये दोनों ही क्या है, आपका नया कॉन्सेप्ट है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो पहला आर्टिकल है इसमें ये जिक्र किया गया है कि जो आपके गिग वर्कर्स है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उनका अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनका जो जॉब का नेचर है काफी इनफॉर्मल सा है।
ओके कोई आपका बहुत ही लूज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके वजह से इनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो सोशल सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लाइक आपका जो एक स्टैंडर्ड वेज होता है या फिर स्टैंडर्ड सैलरी मिलनी चाहिए, फिर आपके उसमें आपका पीएफ जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन होना चाहिए, फिर आपका इंश्योरेंस का प्रोविजन होना चाहिए, बोनस का प्रोविजन होना चाहिए, ये सभी चीजें क्या है आपकी काफी इनफॉर्मल है और आपकी कंप्लाई नहीं किया जाता है। जबकि गिग इकोनॉमी या फिर गिग वर्कर जो है क्या है, एक आपका राइजिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए अभी जरूरी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला तो आपको प्रीलिम्स में गिग वर्कर रेफर्स टू, प्लेटफॉर्म वर्कर रेफर्स टू, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो गिग वर्कर्स है उनके सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया, तो पहली बार इसमें क्या किया गया, जो गिग वर्कर्स है एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनको रिकॉग्नाइज किया गया, डिफाइन किया गया कि गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ई श्रम पोर्टल आया जिसमें क्या कर सकते हैं, गिग वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके जरिए क्या होगा, गवर्नमेंट के स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो गिग वर्कर्स को प्रोवाइड की जा सकेगी। इसी के साथ जो आयुष्मान भारत आपका स्कीम है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसको आपका क्या किया गया है, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया है, ताकि क्या किया जा सके, इनका जो सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको एंश्योर किया जा सके। जो लेबर राइट्स होते हैं, जो वर्कर के राइट्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर के राइट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहला ये क्या रेफर करता है, ये सभी चीजें, ओके। फिर आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, तो लेबर फोर्स सर्वे क्या करती है, जो आपके लेबर है, वर्कर है, उनका डेटा कलेक्ट करती है ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, उनका राइट्स प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट, आप अभी अगर आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है और आप कोचिंग भी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है कि आपको ये सभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स पढ़नी है 11 का, उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 7 में ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, ओके। तो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, वो इनफॉर्मल वर्कर है, ओके। अदर इश्यूज आपको देखने जरूरी है। रेलेवेंस क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्टरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें आपको गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के जरिए ही क्या किया जाता है, जो आपके डिफरेंट वर्कर्स है उनके सिक्योरिटी के लिए प्रोविजंस रखे जाते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जो आपका आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत गिग वर्कर्स को इंक्लूड किया गया। फिर पॉलिटिकल साइंस अगर क्लास 12 का अगर पढ़ते हैं, तो उसमें सोशल मूवमेंट, ओके, वो पढ़ सकते हैं, जो गिग वर्कर्स का सोशल मूवमेंट है, ओके, किस तरीके से पुश दिया जा रहा है कि इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, इनका भी वेलफेयर इंश्योर किया जाए, ओके। बाकी जो पास्ट में क्वेश्चंस पूछी गई है, आप देख सकते हैं 2021 में GS3 इकोनॉमी में पूछा गया था, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो कैसे वुमेन को एम्पावरमेंट कर रही है, क्योंकि जो आपका गिग वर्किंग है वो घर से भी किया जा सकता है, ओके। वर्क फ्रॉम होम का प्लेटफॉर्म रहता है, उसमें आप पीस मिल भी आप वर्क कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम आपने जॉब किया, तो वुमेन के लिए क्या है, एक सहूलियत प्रोवाइड किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क कंडीशन, इन सभी चीजों को मेंशन किया जा सकता है। और बाकी अगर कंसर्न देखें तो सेफ्टी सिक्योरिटी का एक चैलेंज देखा जा सकता है, ओके। फिर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन एड्रेसिंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है, गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, फिर आपके जो और एग्रीकल्चर में जो वर्कर है, ये सभी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है। तो इनका सोशल सिक्योरिटी आपका इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो ये सभी चीजें क्या है, पूछी जा सकती है, ओके। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, तो मेंस में आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो आपका क्लासिफिकेशन है उसको अपडेट करना जरूरी है। जो नए आपके अपडेट्स आए हैं, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इनको इंक्लूड करना, इनको डिफाइन करना, ओके, इनका राइट्स के बारे में आपका डिस्कशन करना जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग लीगल इम्प्लीमेंटेशन, तो जो जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इनको एक्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। फिर ई श्रम को इंटीग्रेट करना जरूरी है विथ डिफरेंट डेटा सेट। फिर आपका जो स्किल है उसको डेवलप करना जरूरी है, ताकि जो वर्कर है वो क्या कर सके, आपका अपना स्किल बढ़ा के और अच्छा कमाई कर सके। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो डिफरेंट नेशन में गिग वर्कर्स है, उनके
देश में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यूके में हो, स्पेन में हो, तो वो हम ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, वायलेट नहीं कर सकती है। तो अभी हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, 3 में आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी ने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दिया, क्यों? ताकि जो आपके लेजिस्लेटिव एक्शन है और जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट ना करे। तो अभी इसमें अगर इसका हिस्टोरिकल हम सर्च देखें इस जजमेंट का, तो इसमें हमें 3 जजमेंट को देखना जरूरी होता है। पहला केस है आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पार्लियामेंट को अनरेस्ट्रिक्टेड अमेंडिंग पावर दे दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी हद तक अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट को आपके आउटराइट पावर मिल गई कि वो कोई भी ऐसे आपके ड्रैकोनियन लॉ लाके क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है। उसके बाद आपका केस आया, सेकेंड केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। तो ये जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, इसने ओवरटर्न कर दिया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, और कहा कि जो आपका लेजिस्लेचर है उसका जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो लिमिटेड है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपका कर्टेल नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है, जो डेमोक्रेसी का बेसिस है, जो सिटीजन को एम्पावर करता है। तो इसमें क्या किया, आपको आउटराइट पावर दे दिया, और इसमें आउटराइटली पावर को क्या किया, छीन लिया गया। और इसमें अभी क्या करना है, बैलेंस एक करना जरूरी है। तो इसीलिए क्या आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 आया। तो इसी केशवानंद भारती जजमेंट में क्या हुआ, आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेके आया गया बाय ऑनरेबल जुडिशरी। तो जुडिशरी ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है, तो इनको क्या नहीं किया जा सकता है, आपका अमेंड नहीं किया जा सकता है। और अमेंड अगर किया भी जाता है तो जो बेसिक इसका नेचर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या किया, जुडिशरी ने एक बैलेंस स्ट्राइक कर दिया बिटवीन दिस 2 केसेस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। तो ये एक बैलेंसिंग जजमेंट था। इससे आपका क्या हुआ, आपका पार्लियामेंट को पावर भी दिया गया कि आपके पास हर पावर है कि आप जितना अमेंड करना चाहे आप कीजिए, लेकिन बस ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका वायलेट ना हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है तो जुडिशरी उस जो आपका अमेंडमेंट है उसको नल एंड वॉइड, इलीगल करार दे देगी। तो आप देख सकते हैं कितना एक आपका क्या है, एम्पावरिंग जजमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर करता है, सिटीजन्स के राइट को एम्पावर करता है फ्रॉम एक्सेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, फिर आप इमरजेंसी के समय भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, आपका ऑटोक्रेसी चलाया, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से, ऑथोरिटेरियनिज्म टेंडेंसी से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए, फिर आपके अनजुडिशियल तरीके से, ओके, आपके इरीजनेबल तरीके से आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया, जुडिशरी को के ऊपर डोमिनेंस जताने की कोशिश की। तो ये सभी चीजें क्या करती है, आपका ये हमें सिखाती है कि किस तरीके से एक देश का जो आपका डेमोक्रेसी का नेचर है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो किस तरीके से क्या होता है, विभिन्न डिफरेंट तरह के शॉक से उभरते हुए स्ट्रॉन्ग एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है। ओके, तो अभी इसी से पता चलता है कि आपके इमरजेंसी के समय बहुत चीजों को कर्टेल किया गया, लोगों का फंडामेंटल राइट, प्रेस का फंडामेंटल राइट, ओपोजिशन पार्टी का फंडामेंटल राइट, इन सभी को कर्टेल किया गया। तो उससे जो शॉक आया, उससे ऐसा नहीं है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो वीक हुआ, उससे हमारा जो डेमोक्रेसी का रेजिलियंस है वो पता चला कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या हुआ, जिसने आपकी ऑटोक्रेसी दिखाई, ऑथोरिटेरियनिज्म दिखाई, उनको पावर से हटा दिया गया। ओके, तो इससे अभी आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, ओके, अभी प्री के हिसाब से जो आपके डिफरेंट जजमेंट है उसमें क्या निकल के आया, कभी पूछा जा सकता है। और मेंस में ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके नॉर्म्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब आपको इन जो आपके डिफरेंट इवेंट्स है इनको जिक्र करना जरूरी रहेगा। ओके, तो इन सभी चीजों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ओके,
तो इसमें की टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। किसी को अगर टर्म समझ में नहीं आते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है वो समझने के लिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है वो समझने के लिए, फिर जुडिशियल रिव्यू क्या है, ओके, जो एक रिव्यू का पावर है अंडर आर्टिकल 13, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। तो इन सभी चीजों को आपको देखना जरूरी रहेगा। और इसी के साथ सेकुलरिज्म के लिए कौन सा आर्टिकल है, ओके, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने ये आर्टिकल पढ़ा था किसके लिहाज से, बेसिक स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो कभी अगर सेकुलरिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक आर्टिकल से हम डिफरेंट चीजें समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो लॉजिकल बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहना चाहिए, तभी लोगों का फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगा। चेक एंड बैलेंसेस रहना चाहिए बिटवीन आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए राइट्स को, और जुडिशियल जो ओवरसाइट है उसको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो बरकरार रहेगा, जो नेचुरल लॉ है वो बरकरार रहेगा। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने साइन किया है, ओके, इसीलिए लिखा गया है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे क्या है, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों के लिए वेलफेयर इंश्योर करेगी, सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी को इंश्योर करेगी। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक इथोस। ओके, ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके टेम्पलेट्स है, इन टेम्पलेट्स को एग्जाम में आपको लिखना जरूरी रहेगा, तो इसीलिए टेम्पलेट्स को ध्यान रखिए। ओके, और ये एक एक लाइन लिखेंगे तो भी हो जाएगा, बस कीवर्ड्स को पिक करना जरूरी रहेगा फॉर मेंस। ओके, बाकी आपको अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, आप चीजों को एक थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या कवर करना है, आपको कोई अलग बुक नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी पिक कीजिए और हमारा एनालिसिस का जो पीडीएफ है उसको पढ़िए। आपका एग्जाम 100% हो जाएगा, आपका यूपीएससी भी हो जाएगा, स्टेट पीसीएस भी हो जाएगा। बस आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपका कंसिस्टेंसी और आपका जो लक है वो काम करना चाहिए एक साथ। तो तीन चीजें आपके पास है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड आपका कंसिस्टेंसी। बाकी लक जो है वो ईश्वर पे आप छोड़ दीजिए। ओके, आप अपना कर्म कीजिए। तो इसमें अभी देखिए आप लिंकेजेस विद एनसीईआरटी अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला जो किताब है क्लास 11 का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैसे आया, ओके, राइट्स कैसे कौन से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है, क्योंकि आज तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस आई है, इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, रेजिलिएंट बनाने की कोशिश की गई है। फिर फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने क्या आइडिया दिया है। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में हम वन पार्टी डोमिनेंस देखेंगे, उसमें कैसे वन पार्टी डोमिनेंस ऑटोक्रेसी में तब्दील हो जाती है। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है पॉलिटिक्स में। फिर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़ लीजिएगा क्लास 12 में, सीधा इससे लिंक नहीं है लेकिन चीजों को आप समझ पाएंगे। द कोल्ड वॉर एरा बहुत ज्यादा जरूरी है, किस तरीके से कोल्ड वॉर हुआ, कैसे यूएसएसआर का सर्ज हुआ, फिर यूएसएसआर का कैसे कोलैप्स हुआ। ओके, पावर शेयरिंग क्या है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी क्या है, ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, व्हाट constitute the basic the doctrine of basic structure as introduction into the constitution of India by the judiciary। तो जुडिशरी ने किस तरीके से आपके कौन से माहौल पे क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया, ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी। ओके, कैसे आपका सुप्रीम कोर्ट जो है चेक एंड बैलेंस रखती है पार्लियामेंट के ऊपर, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिटेड अमेंडमेंट करे। तो ये सभी जो क्वेश्चन है इससे आपको ये आर्टिकल से ये आप लिख पाएंगे, तो इसको भी घर में आप कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यूपीएससी का जो मेन से वो अभी होने वाला है। फिर वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन उनका स्कोप है बेसिक स्ट्रक्चर का उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। फिर जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। लोगों को अवेयर करना जरूरी है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, फिर जो जुडिशियल एंड जो लेजिस्लेटिव विंग है उनके बीच में भी एक बैलेंस लाना जरूरी है कि लेजिस्लेचर बेकम ना छोड़े और ऐसे लॉ ना बनाए जिससे जुडिशरी को क्या करना पड़े, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करना पड़े। ओके, तो इन सभी चीजों को आप देख लीजिएगा। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो सभी चीजें देखनी जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीशेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी हम अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा क्या है आपका ग्लोबल लेवल पे आपकी इनजस्टिस देखी जाती है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखा जाता है।
फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है, ओके, वो आपके डिफरेंट रीजन से जो आपके कॉलोनियल समय से एक्सप्लॉयटेशन करके उन्होंने रिसोर्स एक्यूमुलेशन किया, फिर आपके बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर किया, ओके, फिर ऐसी कॉलोनियल लेगेसी छोड़ के गई ग्लोबल साउथ के देशों में कि वो आज भी क्या कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए जूझ रहे हैं और डेवलपमेंट अंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्या है आपका इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, पॉवर्टी, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, ये सभी प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो इसीलिए क्या करना है, रीशेप करना है ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसेस को। ओके, जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है उनको आपका टेक केयर करना जरूरी है ग्लोबल साउथ के देशों को, ताकि ग्लोबल साउथ के देश क्या कर सके, कंसेशनल रेट में आपके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, एजुकेशन को डेवलप कर सके, स्किल को डेवलप कर सके, पॉवर्टी को एलिविएट कर सके, हंगर को दूर कर सके, हेल्थ को ठीक रख सके। तो इन सभी चीजों में क्या है, जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है इनको एक एक्टिव रोल प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जो फाइनेंसेस है उनको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि अभी आपके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल, तो उसमें भी ये कहा गया है आपके कि जो डेवलप नेशन है वो क्या करेंगी, आपके कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो ग्लोबल साउथ के देश है उनको मदद करेंगी ताकि वो क्या कर सके, ग्रीन ट्रांजिशन कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। तो इसमें अगर आप इंडिया का रोल देखें तो इंडिया ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट, तो ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट में इंडिया ने क्या किया है, कंटिन्यूअसली अपना लीडरशिप दिखाया है। वो चाहे आपके वैक्सीन के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हो, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के मामले में हो। तो इसमें हमारे देश ने फाइनेंशियल फ्लो को क्या किया है, राइज किया है फ्रॉम आपके $3 बिलियन इन 2010-11 टू $7 बिलियन इन 23-24। इसमें आपके लाइन ऑफ क्रेडिट को देना, ओके, कि आपके हमने क्या किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट का फैसिलिटी दिया है जिसमें हम अपने जो बजट से आपके जो लोन है वो प्रोवाइड करते हैं, और प्लस हम डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके भी आपके लाइन ऑफ क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसमें क्या करना है, जो आपके डेवलप नेशंस है और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया है जो ग्लोबल लीडरशिप देने को अभी उभर के आई है, तो इनको क्या है, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर आपका एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के बारे में कहा गया है कि जो आपके ग्लोबल नॉर्थ के नेशन है जो डोनर रहेंगे और जो पिवोटल स्टेट है ग्लोबल साउथ के, ओके, कंट्रीज लाइक इंडिया, इनको क्या करना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप का रोल प्ले करना पड़ेगा। और इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस को एक साथ आपके ग्लोबल साउथ के नेशन को डेवलप करना जरूरी रहेगा, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेस, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ दिस ग्लोबल साउथ रीजन। ओके, फिर आपके ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट ये प्रपोज किया गया था भाई हमारे पीएम ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें आपके क्या एडवोकेट किया गया कि बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए अक्रॉस ऑल मोडालिटीज टू एड्रेस राइजिंग सोवरेन डेट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की हर अभी ग्लोबल साउथ के देशों में क्या है, डेट क्राइसिस देखा जा रहा है कि जो आपके साउथ के ग्लोबल साउथ के नेशन जो डेट ले रही है वो आपका चुका नहीं पा रही है। तो उसमें क्या करना है, उनको आपका सस्टेनेबल जो सोवरेन डेट है उसको, ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सके, इसके लिए आपके ग्लोबल नॉर्थ के देशों का सपोर्ट और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, जो एसडीजी का गोल है उसको प्रमोट किया जा सके। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो यूएस एड आता था यूएसए से, वो भी हाल ही में क्या कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, थोड़ी अनजस्टिफाइड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपका बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया भी जो आपका असिस्टेंस देती है उसके लिए एक स्कीम भी है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो इन स्कीम्स के तहत आपके जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पूरा ग्लोब है उसको एक साथ क्या करना पड़ेगा, आपका चलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम क्या है, सेम बोट ब्रदर है। तो दुनिया के एक जगह में अगर इनजस्टिस रही तो वो क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड में इनजस्टिस करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, सभी जो आपके वर्ल्ड के पॉपुलेशन है, डिफरेंट नेशन है, उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बाकी इसमें देखिएगा कौन से क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, तो ये आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा और स्पेशली इसमें इंडिया का रोल जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है भारत ग्लोबल साउथ गैम्बिट। तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा,
कि हाल ही में हमारे देश के पीएम जो है आपके साउथ अमेरिका और अफ्रीका के 5 देशों को विजिट करने वाले हैं। तो अभी इन्होंने घाना से स्टार्ट किया है, हाल ही में घाना पहुंचे हैं। इसके बाद वो हमारे पीएम साहब डिफरेंट नेशन को जाएंगे और वहां पे जो है डिफरेंट आपके डिफरेंट जो प्रोस्पेक्ट है उसमें आपका एक्सप्लोर करेंगे, ताकि क्या किया जा सके, ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप को एनहांस किया जा सके। तो इसमें देख सकते हैं कि इंडिया का जो राइजिंग ग्लोबल लीडरशिप है, स्पेशली आपके ग्लोबल साउथ रीजन में। तो हम पहले हमारा ट्रेडिशनल पॉलिसी क्या था कि हम वेस्टर्न पावर्स में ही खाली ध्यान रखते थे, उनके साथ ही पार्टनरशिप को करना चाहते थे और उनसे रिसीव करना चाहते थे, ओके, ताकि हम क्या कर सके, आपके टेक्नोलॉजी रिसीव कर सके, बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो असिस्टेंस है वो रिसीव कर सके। प्लस हम साउथ ईस्ट एशिया के नेशन से भी हमने रिलेशन जोड़ा 1991 लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, ओके, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत साउथ एशिया में हमने अपना रिलेशन अच्छा बनाया, ओके। तो जिसको हम सपोर्ट दे सकते हैं उनको दिया, जिससे ले सकते थे उनसे हमने सपोर्ट लेने की कोशिश की, इंक्लूडिंग रशिया, ओके। तो अभी अभी का जो समय है उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो उभरता हुआ रोल है उसको हम और फैलाना चाह रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ में हमारे रिलेशनशिप में। इसीलिए और एक एंगल देखा गया है, एक्सेप्ट आपका आपका ये देश को छोड़ के, वेस्टर्न नेशंस को एंड साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ के, कि ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीकन रीजन है और साउथ अमेरिकन रीजन है उससे हम कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि जो हमारा ईथोस है वासुदेव कुटुंबकम की वन वर्ल्ड वन फैमिली, उसको भी हम आगे बढ़ा सके और वर्ल्ड में एक डेवलपमेंट का जो जर्नी है उसको, जो ट्राजेक्टरी है उसमें एक इक्विटी के साथ हम आगे बढ़ सके, ओके। तो हमें अभी क्या है, रेस्पॉन्स किया है ग्लोबल शिफ्ट में और ग्लोबल साउथ की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। तो हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली अफ्रीकन रीजन एंड साउथ अमेरिकन रीजन में, ओके। तो न्यूक्लियर एंड मिनरल डिप्लोमेसी करना, ग्रास रूट लेवल पे एंगेजमेंट करना, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल अभी की टर्म्स में ग्लोबल साउथ क्या है, रिकैलिब्रेशन क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, तो हमने एक सॉफ्ट पावर का आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो प्ले किया है। तो अभी सॉफ्ट पावर में आप पुराना जो हमारा कल्चर का इन्फ्लुएंस है, हमारी जो हिस्टोरिकल टाइस है लाइक गांधी मंडेला फ्रेंडशिप, तो इन सभी चीजों के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, ओके। और इसमें हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हमें जो अपना लीडरशिप रोल प्ले करना है उसमें हमें किसी भी डोमिनेंट पावर का कोई आपका जो साइड है वो नहीं लेना है, ओके। इंडिपेंडेंटली हम वर्ल्ड के हर हिस्से के साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कल जो हमने डिस्कस किया था अबाउट जो खेलो भारत नीति जो पॉलिसी ली गई है उसके बारे में ये आर्टिकल जिक्र करता है। तो अभी जो हमारा जो खेलो इंडिया है उसी का आपका क्या है, एक नेक्स्ट वर्जन है, ओके, जिसको आपका 2025 में लिया गया है, ओके, खेलो भारत नीति, ओके। तो अभी अगर 1950s में अगर देखें फ्रॉम नेहरूज एरा टू टिल टाइम, तो उसमें आप नेहरू एरा में अगर देखेंगे तो 1950s में हम नए देश थे, हमारा बहुत सारा आपका पॉवर्टी का, हंगर का, ओके, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, सोशल इनजस्टिस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमने स्पोर्ट्स में ध्यान तो दिया था लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था जितना हमें आपके देना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास दूसरी प्रायोरिटी थी जो ज्यादा जरूरी थी, लाइक हेल्थ, फिर आपका एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, हंगर एलिमिनेशन, ओके, फूड सिक्योरिटी। तो अभी के एरा में क्या है, इसीलिए स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उस समय हम ध्यान नहीं दे पाए, तो इसीलिए क्या है, ग्लोबल अगर स्पोर्ट्स में देखें तो इंडिया का रैंकिंग जो है वो काफी आपका क्या है, काफी खराब है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, 2025 में आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लिया गया है, खेलो भारत नीति। तो अभी खेलो भारत नीति के तहत क्या है, क्या किया जाएगा, आपका स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको आपका सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि 2036 तक जो इंडिया का गोल है कि आपका देश में ओलंपिक को कंडक्ट करवाना, डिफरेंट इवेंट्स को कंडक्ट कराना इन डिफरेंट रीजन, ताकि उसमें इंडिया भी क्या कर सके, अच्छा प्ले कर सके, ओके, ध्यान रखिएगा। तो 2025 में 72 गुना बजट को इंक्रीज किया गया है, ओके। तो जो आपके एजुकेशन के साथ भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बच्चों का जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके, ओके।
तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट किया जाएगा, विलेज लेवल से स्पोर्ट्स को आपका प्रोत्साहन दिया जाएगा, देन आपका सिटी लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, देन ग्लोबल लेवल पे। और ये हमारे लिए क्या होगा, एक सोशल कैपिटल होगा। और स्पोर्ट्स से क्या है, यूथ को एम्पावरमेंट होता है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है, देश का भी स्ट्रेचर जो है वो बढ़ता है। ओके, तो ये सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। ओके, बाकी चीजों को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी। वे फॉरवर्ड में आप इम्प्लीमेंटेशन में मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, पीपीपी मॉडल पे स्पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, फिर जो टैलेंट का पाइपलाइन है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल में हम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसको हमें सस्टेनेबल तरीके से आगे ले जाना होगा ताकि लॉन्ग टर्म पे हम सस्टेन कर सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी। तो अभी ये जो आर्टिकल है रटा रटाया हुआ है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आज के समय का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, वो चाहे आपका डिफेंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, या फिर आपके जो राइजिंग टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या फिर आपके मिलिट्री में जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाने हो, उन सभी में क्या लगता है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है उनका इस्तेमाल होता है। अभी रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना क्या कर रहा है, ग्लोबल जो सिनेरियो है उसको डोमिनेट कर रहा है। लगभग 80 to 90% जो सप्लाई चेन है वो चाइना से ही क्या होता है, पास होता है, या फिर चाइना ही उसको सप्लाई करता है। तो चाइना इसको क्या कर सकता है, वेपनाइज कर सकता है, और उन्होंने किया भी है। तो इसीलिए क्या किया, आपका हाल ही में जो जापान में जो मारुति सुजुकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोका जाना पड़ा, ताकि क्योंकि आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका सप्लाई चाइना से रुक गया था। तो इसीलिए अभी जो डिफरेंट आपके नेशंस है, लाइक यूएसए है, आपके फिर यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी देश क्या करना चाह रही है, डोमेस्टिक जो माइनिंग है और जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ाने पे जुटी हुई है। क्योंकि जो इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो किसी एक देश के पास होना और वही पूरा सप्लाई चेन को कंट्रोल करना, इट इज नॉट गुड फॉर आपका इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, तो इंटरनेशनल इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, तो इसीलिए क्या है, सभी देशें कोशिश कर रही है आपस में। तो इसमें भारत का भी अगर आप रोल देखें तो इंडिया ने भी जो आपका काबिल बनाया है, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ताकि हम डिफरेंट रीजन में जो आपके माइंस है उनमें खदान है उसमें हम एक्सप्लोर कर सके और रेयर अर्थ एलिमेंट को अचीव कर सके। इसी के साथ जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी देश के अंदर भी क्या की है, आपकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को और बढ़ा दिया है। ओके, फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो सभी चीजें आप जिक्र कर सकते हैं। तो प्री मेंस के लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हमें और वे फॉरवर्ड में देखें तो इन्वेस्ट करना है डोमेस्टिक माइनिंग में। ओके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करना है, फिर आपका प्रमोट करना है रिसाइकलिंग को, जो मिनरल्स है अभी जैसे आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, मोबाइल का जो मेन बोर्ड है, उससे भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो इक्विपमेंट्स खराब हो गई है। फिर R&D को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया तिब्बत टेस्ट। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो तिब्बत रीजन है ये एक आपका ऑटोनमस रीजन हुआ करता था। तो इसको चाइना ने क्या किया, 1950s में आपका एक्वायर कर लिया, और 1959 में जो आपके ऑटोनोमस तिब्बत रीजन था उसके जो धर्म गुरु थे दलाई लामा जी, उनको उन्होंने क्या किया, आपका प्रेशर दिया कि वो चाइना के साथ मर्ज हो जाए। लेकिन जब उन्होंने अपोज किया तो इनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था। तो उसी के वजह से क्या हुआ, आपके जो दलाई लामा जी थे उन्होंने इंडिया का रुख लिया और इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दे दिया 1959 में। तो अभी जो आपके दलाई लामा जी है और इनके जो फॉलोअर्स है, तो इनका जो तिब्बत में जो आपका ऑटोनोमस जो रेजिम था वो अभी धर्मशाला से चल रहा है, एक्साइल में है। ओके, जो एक्साइल में है, हमारे देश में रेफ्यूज में या फिर शरण में है, पॉलिटिकल शरण इनको मिली है। तो अभी इसमें सवाल ये बन रहा है कि जो अभी नेक्स्ट जो दलाई लामा होंगे उनको डिसाइड किया जाता है बाय जो लिविंग दलाई लामा है। ओके, तो अभी के जो 14 दलाई लामा जी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास ये राइट है कि वो चुन सके। लेकिन इसमें चाइना चैलेंज कर रही है कि चाइना क्या करेगी, अपने तरीके से अपने जो तिब्बत रीजन एक्वायर किया है उससे वो जो 14 के बाद जो दलाई लामा होंगे 15 उनको चूज करेगी। तो इसको लेके अभी क्या है, एक पॉलिटिकल फॉल आउट निकल सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया को इसको क्या करना है, काफी डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना जरूरी रहेगा। ओके, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम आयर पर्सपेक्टिव।
ओके, बाकी जो चीजें हैं थोड़ा बहुत अभी तिब्बत ऑटोनोमस तिब्बत रीजन के एक्वायर को जब एक्वायर किया था तब हमने क्रिटिसाइज किया, तो वो लेके एक रिलेशन हमारा खराब है। फिर दलाई लामा जी को जो पॉलिटिकल असाइलम दिया उनको लेके चाइना ऑफेंड हो जाता है। तो ये सभी मुद्दे हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको एक हिस्टोरिकल नॉलेज देते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन में दरार आने का डिफरेंट रीजन क्या है। तो ये सभी चीजें आप इंडिया चाइना रिलेशन जब लिखेंगे तब आपको इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एआई एंड कॉपीराइट लॉ। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्च हुआ है, ओके, वो मेटा हो, चाहे आपका जेमिनी हो गूगल का, या फिर आपका ओपन एआई हो, तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, आपके जो डिफरेंट आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उनको कॉपी कर लेती है। ओके, और उससे क्या होता है, जो कॉपीराइट लॉ है वो वायलेट होता है। और जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स है जिन्होंने किसी एक चीज को लिखा है, सपोज किसी किताब को लिखा है, अगर किसी एआई में वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसका समरी अवेलेबल हो जाता है, उसका डिटेल्स अवेलेबल हो जाता है, तो ये क्या है, कॉपीराइट जो लॉ है उसका इन्फ्रिंजमेंट है। क्योंकि जो अगला जो जिसने ये लिखा है, चीजें जो लिखी है, उनके जो इंटेलेक्चुअल जो राइट्स है उसका वायलेशन है, क्योंकि उनको इसमें कुछ पे नहीं किया जाता है, उनसे अनुमति नहीं ली जाती है। अगर अनुमति लेके पे करके ये किया जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, आपके यूएसए में भी जो डिफरेंट एआई कंपनीज है उनके ऊपर केस चल रहा है, इंक्लूडिंग इन इंडियन इस फेयर ऑल्सो। तो इंडिया में भी क्या है, केस चालू है। तो अभी जो ये आपके इंटरनेशनल जो एमएनसीज है, एआई कंपनीज है, ये आपके डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज कर रही है कि हम उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंदर हमारा एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, हमारी कंपनी नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है। ओके, तो ये देख सकते हैं आपकी जो राइजिंग एआई है और जो एमएनसीज है वो कैसे एक देश का क्या कर सकती है, सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकती है, और जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको खत्म कर सकती है, जो लोगों का क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर सकती है। तो इस आर्टिकल से हमें मेंस में ये समझने को मिलता है, मेंस के लिए, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आपका बैन और बून है। ओके, इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कैसे ये सोवरेनिटी को चैलेंज करती है, फिर नेशन का जो लॉ है उसको चैलेंज करती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को चैलेंज करती है। तो ये सभी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज फेयर ऑन दी क्यूएस रैंकिंग लिस्ट। तो जो क्यूएस का रैंकिंग लिस्ट होता है हर साल निकलता है, जिसमें आपका क्या किया जाता है, वर्ल्ड के जो यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इंडिया के जो आपके रैंकिंग है इसमें आईआईटी ने टॉप किया है। ओके, मतलब हमारे देश के आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है, और रैंक है ग्लोबल लेवल में 123। तो लगभग 1500 यूनिवर्सिटी से हमने रैंक हासिल किया है 123, एंड फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु। तो इसमें अभी क्या है, ध्यान रखिएगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उनका जो रैंकिंग है पास्ट के तुलना में अभी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ग्रोथ इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, तो द इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उनको हम मीट कर पा रहे हैं, और इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारे रिसर्च में, जो आपके स्टूडेंट्स है उनका एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रहा है, कैंपस में भी डाइवर्सिटीज आ रही है। ओके, और चैलेंजेस में अगर देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटी अभी भी लैग कर रहे हैं आपके फैकल्टी एंड स्टूडेंट डाइवर्सिटी, फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो, ओके, देन रिसर्च आउटपुट कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। तो अभी मतलब पास्ट के हिसाब से तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस है जिनको ओवरकम करना जरूरी है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा कि हायर एजुकेशन में इंडिया और क्या कर सकता है, कैसे हम ग्लोबल लेवल पे जो है टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर आ सकते हैं। तो अभी जो हमने अचीवमेंट पाया है वो भी काफी सराहनीय है, और हम ये होप रखते हैं कि इन फ्यूचर क्या है, जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूवमेंट होगी, और उसको करने के लिए हमें जो चैलेंजेस है उसको मिटिगेट करना जरूरी रहेगा। तो अभी जो आपके रैंकिंग दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, एकेडमिक रेपुटेशन को बेस करके, साइटेशन पर, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, ओके, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च नेटवर्क है वो कैसा है, सस्टेनेबिलिटी कितना है। तो इन सभी के ऊपर बेस करके क्या दिया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत इन सभी चीजों को ध्यान रखना होगा। बाकी ये हायर एजुकेशन के सेगमेंट में इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो अभी वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है रैंकिंग बढ़ाने के लिए? इन्हांस करना है रिसर्च आउटपुट को, इम्प्रूव करना है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो को, प्रमोट करना है इंटरनेशनलाइजेशन को, स्ट्रेंथन करना है इंडस्ट्री लिंकेजेस को, फोकस करना है सस्टेनेबिलिटी पे कि हम अपना जो रैंकिंग है उसको सस्टेन कर सके, फिर लेवरेज करना है ग्लोबल कोऑपरेशन को और गवर्नमेंट को पॉलिसी सपोर्ट देना जरूरी है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 2 आर्टिकल है, ओके, 2 आर्टिकल। तो ये 2 आर्टिकल जो है आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्या किया जाता है आपका डीएनए का सीक्वेंसिंग करके, ओके। फिर आपके जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, फिर जो आपके जो स्केलेटल्स पाए जाते हैं पुराने, उसमें आपके रेडियो कार्बन डेटिंग करके उनका जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करके किस तरीके से माइग्रेशन का पता लगाया जा सकता है। तो इससे क्या किया जा सकता है, जो आपके डिफरेंट रीजन के डिफरेंट कम्युनिटीज जो रहती है और जो इंट्रा कम्युनिटी इंटर कम्युनिटी कनेक्शन है उसको जाना जा सकता है। तो हाल ही में जो आपका डिस्कशन आया है डीएनए सीक्वेंसिंग से, उसे पता चला है कि जो सिन्हालास है, सिन्हाला अभी क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में। तो ये श्रीलंका का मैप है। तो इसमें दर्शाया गया है कि सिन्हालास माइग्रेटेड फ्रॉम साउदर्न इंडिया। तो साउदर्न इंडिया स्पेशली तमिलनाडु से माइग्रेट किए हुए हैं और उन्होंने जाके जो श्रीलंका की जो आपकी वहाँ की इंडिजेनियस पॉपुलेशन थी, जो आदिवासी थी, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन, उनके साथ मिक्स होने का आपका जो प्रमाण है वो पाया गया है। तो अभी इससे आप देख सकते हैं कि अभी अगर आप श्रीलंका में भी देखें तो साउदर्न जो कल्चर है, जो आपके कल्चर है, अटायर है, ओके, जो आपका रेशियल सिमिलैरिटी है वो पाया जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हिस्टोरिकल रूट्स जो है उसको जान सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर ह्यूमन टू ह्यूमन कोलैबोरेशंस को एंश्योर कर सकते हैं। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। और इसमें अभी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है मेंस में कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हिस्टोरी को क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, कल्चरल कनेक्शंस को समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आर्टिकल जो है, ओके। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल भी अगेन बात कर रहा है रिसर्चर्स सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो एंशिएंट इजिप्ट है उसका जो आपके जीनोम है, उस समय में जो आपकी जो भी आर्किटेक्चर पाई गई है, जो भी आपके स्केलेटल्स पाए गए, रिमेन्स पाए गए हैं, तो उसके साथ क्या किया गया है, आपका होल जीनोम को सीक्वेंस करके देखा गया है पहली बार के लिए। और उससे क्या है, बहुत डिफरेंट तरह की फाइंडिंग्स पाई गई है। तो अभी जो फाइंडिंग्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके हम जो पास्ट के जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसको कैसे हम आंसर उसका पा सकते हैं। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में, मेंस में पूछी जा सकती है, ओके। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।